ये 2024 बैच के सीजीएल में इनका क्वालिफाई हुआ है और इनको पोस्ट मिली है पीएसए की। सीजीएल का नाम सुन के ही आधे बच्चे तो कांप जाते हैं यार, सीजीएल नहीं, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, मैं सीजीएल नहीं कर पाऊंगा, मैं एमटीएस करूंगा या जीडी करूंगा या किसी स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी करूंगा। सर पहले मुझे जीएस में मतलब इतना डर सा लगता था और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन अचानक क्या कि मैं जब यूट्यूब पे देख रहा था तो बहुत सारी जीके की जो वीडियोस पड़ी है, तो अचानक उसमें आपकी एक वीडियोस मेरे सामने आ गई। फिर किसको देख के मोटिवेशन आया कि नहीं अब CGL मोटिवेशन करना सर ये इसलिए था कि मैं गांव वाले सब लोग कह रहे थे कि जयपुर रह रहा है कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। पापा ने भी एक बार बोला कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि मेरा सर टारगेट सिर्फ एक ही था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीजीएल क्रैक करना है। इसके बाद सर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सीजीएल की ही एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए? सर बच्चे को सबसे पहले तो जो पिछले जैसे माला टीसीएस करवा रही है 2018 से एग्ज़ाम, सबसे पहले जो 5 साल के या 4 साल के जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो एक बार उनसे गो थ्रू होंगे तो अपन को ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम पूछता क्या है और अपन को क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज मेरे सामने जो बैठे हैं उनका नाम है दिनेश कुमार बादला जी। ये 2024 बैच के सीजीएल में इनका क्वालिफाई हुआ है और इनको पोस्ट मिली है पीएसए की। सीजीएल का नाम सुन के ही आधे बच्चे तो कांप जाते हैं यार, सीजीएल नहीं, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, मैं सीजीएल नहीं कर पाऊंगा, मैं एमटीएस करूंगा या जीडी करूंगा या किसी स्टेट पुलिस के एग्जाम की तैयारी करूंगा। आप जब तैयारी करते हो, आप लोग जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, कुछ बच्चे तो इंटर के बाद ही अपना टारगेट बना लेते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल के बाद में अपना टारगेट बनाते हैं कि यार मुझे सीजीएल ही क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आज जितने भी आपके डाउट बनते हैं वो सारे इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। तो दिनेश का स्वागत है आप अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं दिनेश जी आप? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया हूँ सर मैं। अच्छा दिनेश जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों। सर मेरा नाम दिनेश कुमार बदाला है, मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। अच्छा। सर मेरा जो बैकग्राउंड है क्वालिफिकेशन का दोस्त सर, वो मैंने बीटेक किया था। इसके बाद सर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सीजीएल की ही एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। बाकी सर मैंने जैसे सिर्फ सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप करता था मैं, इसके अलावा एमटीएस, एसएससी, जीडी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम में नहीं देता था, क्योंकि मेरा सर टारगेट सिर्फ एक ही था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीजीएल क्रैक करना है। अच्छा, बीटेक आपने भी बताया बीटेक किया है, बीटेक आपने कब किया था? 2021 में सर। और सिलेक्शन हुआ 2024 में? 24 में। तो 3 साल तैयारी की है? 3 साल तैयारी नहीं की, इस बीच में सर मैं अलग अलग कुछ काम करने लग गया था। पहले मैं सोचा कि जैसे मैं पहले मैं जिमिंग वगैरह करे, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है डीकेवी फिटनेस के नाम से। पहले मैं सोच रहा था कि मैं जिमिंग वगैरह में जाऊँ, फिर मैं कुछ टाइम मार्केटिंग का काम करने लगा, फिर उसके बाद मैंने तैयारी का सोचा कि अब मैं तैयारी करूँगा। तो फिर किसको देख के मोटिवेशन आया कि नहीं अब मोटिवेशन सर ये इसलिए था कि मैं गाँव वाले सब लोग कह रहे थे कि जयपुर रह रहा है कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर पापा ने भी एक बार बोला कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर ले। तो मेरा बैकग्राउंड क्या मैथ्स था और रीजनिंग वगैरह थी, और तो मुझे पता था कि इसमें ये चारों चीज़ जो सब्जेक्ट आएंगे उनमें से 3 तो मैं ऐसे हैं जो मैं कर सकता हूँ, और मुझे जीके और थोड़ा इंग्लिश से वो पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है, फिर आपने इंजीनियरिंग की है, जीएस को कैसे मैनेज कर लिया आपने? अभी कह रहे थे जीएस बड़ी टफ होती है। सर पहले मुझे जीएस में मतलब इतना डर सा लगता था और मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन अचानक क्या कि मैं जब यूट्यूब पे देख रहा था तो बहुत सारी जीके की जो वीडियोस पड़ी है, तो अचानक उसमें आपकी एक वीडियोस मेरे सामने आ गई, सब्जेक्ट की? हिस्ट्री की, जिसमें 2022-21 की वीडियो है शायद। सर वो रिकॉर्डेड बैच में थी, तो एक वीडियो मेरे सामने थी, तो मैंने उस वीडियो को क्या पूरी प्लेलिस्ट को चेक किया। पर मैंने डायरेक्ट मतलब मैं किसी पे डायरेक्ट अंधा विश्वास नहीं करता कि हाँ आप किसी सर की वीडियो देख ली, लेकिन सर फिर मैंने क्या किया, उसके एक बार आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखी, उसमें वीडियोस देखी कि हाँ 71 वीडियोस पड़े थे, तो मुझे ये तो पता था कि सर का कंटेंट कंप्लीट है। बाद में सर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे 1-2 क्लास लेने के बाद कि सर ने जो पढ़ाया है वास्तव में मतलब ऐसे ही है या फिर उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सर मैंने एक बार देखा कि हाँ प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे यहाँ ही से निकल रहे हैं। उसके बाद सर मैंने पूरी वो 71 क्लासें ली, उनको 2 बार पढ़ा, ऐसे नहीं कि एक बार यूट्यूब, 2 बार मैंने यूट्यूब से ही क्लासें ली वो रिकॉर्डेड वाली, फिर उनके नोट्स बनाए, उसको बाद में रिवाइज किया। तब मेरा जीके में थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा और उसके बाद मेरे जीके में ठीक रहा स्कोर और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा। अभी आपने कहा कि किसमें मैंने ग्रेजुएशन किया, मतलब सॉरी इंजीनियरिंग की, उसके बाद में मैंने जिम करना शुरू किया। 1 साल में मैं जयपुर ही था उस टाइम। मार्केटिंग भी की, मार्केटिंग भी 2-3 महीने मार्केटिंग। सूख चढ़े, एकदम आपका मूड बदल गया कि नहीं मुझे सीजीएल की तरफ जाना है। हाँ। तो इस तैयारी में आपको कितना समय लग गया? मेरे को सर 1.5 साल, 2.25 साल के करीब टोटल लगा। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड था। पहला जो मैंने दिया था मैंने तो ऐसे डायरेक्ट दिया था, उसमें तो मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस मेरा क्लियर हुआ नहीं था। उसके बाद में जो मेरी जो मेन तैयारी थी वो 24 वाले में थी। अच्छा। तो इसमें मैंने बढ़िया तैयारी की। मैं लाइब्रेरी जाता था सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे ही घर आता था। अच्छा यार दिनेश, बहुत सारे बच्चे जो आपके इस सेशन को सुनेंगे, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार तैयारी करते हैं? भाई अपना टाइम टेबल ये रखो, वैसे दूसरे का टाइम टेबल कभी फॉलो होता नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, बट
कैसे आप बच्चों को थोड़ा सा बताओगे? सर मैंने जो एक चीज़ फेस की, मेरे को ये लगता है कि जब आप सीजीएल की या इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप पहले चारों सब्जेक्ट की एक बार आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। कि कई जो बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो सबसे पहले कि जैसे किसी ने इंग्लिश की ले ली, मैथ की ले ली, जीके की छोड़ दी या रीजनिंग की छोड़ दी, फिर जो सेकंड अटेम्प्ट आता है उसमें उसको पूरी कंप्लीट तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि पहले एक बार चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद जो मॉक्स है, रिवीजन स्ट्रेटेजी है, जो है वो सारी चीज़ें बाद में, पहले एक बार चारों सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। और अगर आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, आपको लगता है मेरी जीएस कंप्लीट हो गई, मैथमेटिक्स मेरा कंप्लीट हो गया और रीजनिंग मेरी कंप्लीट है, इंग्लिश मेरी कंप्लीट है, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए फिर? सर बच्चे को सबसे पहले तो जो पिछले जैसे मान लो टीसीएस करवा रही है 2018 से एग्जाम, तो सबसे पहले जो 5 साल के या 4 साल के जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो एक बार उनसे गो थ्रू होंगे तो अपन को ये पता चलेगा कि एग्जाम पूछता क्या है और अपन को क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो सर वो, और सर एक और चीज़ बताऊँ कि जो प्रैक्टिस है वो ऐसे नहीं करनी कि अपन को 100% सिलेबस के बाद, लगभग अगर अपना 60% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन को मॉक्स पे भी आना है और प्रीवियस ईयर पे। जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उसके बाद ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी आपने बोला सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू करने हैं और पीवाईक्यू करने के बाद में मॉक टेस्ट लगाए। तो आपने कितने लगभग मॉक टेस्ट लगाए? सर मैंने लगभग प्रीवियस जो ये मेंस एग्जाम से पहले 200 प्लस मॉक लगाए होंगे। तो आपका मॉक में जो स्कोर रहता था वो मेंस एग्जाम के स्कोर से और इसमें थोड़ा कंपेयर करूं तो क्या बराबर है या कम ज़्यादा है? सर कभी कभी जो मेरा कभी स्कोर था वो 300 प्लस था, 309-10 भी था, 312 भी था, और फाइनल जो एग्जाम हुआ उसमें मेरे 324 मार्क्स थे। अच्छा, मतलब अब आपके जो फाइनल नंबर आए वो 324 है। ओके, और आपको पीएसए की पोस्ट हुई है, ज्वाइनिंग आपकी जल्दी में होने वाली है? सर जल्दी हो जाएगी, अभी इसी मंथ। चलो, तो आपकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में क्या स्ट्रेटजी रही है? सर मेरी ये थी कि पहले मैंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा, उसके बाद में सर मैं ऐसे करता, जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मैं 100 क्वेश्चन करता था, लेकिन मैं ना 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के नहीं करता था। मैंने जो बुक्स खरीदी प्रीवियस ईयर की, कोई भी बुक खरीद लो, सारी बुक्स में प्रीवियस ईयर तो सारों में सेम है, तो सर मैं क्या करता था, जो जैसे है ना 10-10 क्वेश्चन करता था, जैसे 10 टॉपिक ले लिए उनके 10-10 क्वेश्चन करता था, क्योंकि एक मैं ऐसे सोचता था कि यार अगर मैं एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करूंगा तो बोर हो जाऊंगा, तो मैं ऐसे बांट के रखता था कि 10-10 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन पे पहुंचना है। सेम सर मेरी स्ट्रेटेजी इंग्लिश में थी, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की कोई बुक थी, उसमें मैं ऐसे करता था, जैसे 10 क्वेश्चन मैंने एरर के कर लिए, वहाँ पे डे 1 मार्क कर दिया, उसके बाद मैं करता था एक्टिव पैसिव, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में 10-10 क्वेश्चन, ऐसे करके सिनोनिम, एंटोनिम, मिस स्पेल्ड 10 क्वेश्चन पैसेज के और 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, टोटल में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो फिर बाद में वो लगभग 80 दिन के अंदर लगभग प्रीवियस ईयर की सारी किताबें खत्म हो जाती, उसके बाद एक और बार रिवीजन किया। यार एक क्वेश्चन आता है बच्चों का जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं कि गुरुजी यार मुझे तो टाइम कम पड़ा हुआ है पेपर में, ऐसे कौन बच्चे बोलते हैं? सर ये एग्जाम में वही बच्चे बोलते हैं, मैंने जो प्री का जो पेपर था वो 45-46 मिनट में कर लिया था, मतलब मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब टाइम का कोई इश्यू नहीं था मेरे पास। तो ऐसे कौन बच्चे बोलते हैं, वही जानना चाह रहा हूँ सर वो जो सिलेबस, वो जैसा ऐसा सोचते रहते हैं कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, प्रैक्टिस में बाद में करूँगा। सर मेरा एसएससी जैसा जो सीजीएल जैसा एग्जाम है, इसको बिना प्रैक्टिस के किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं कर सकते अपन। मतलब अगर आप विदाउट मॉक टेस्ट जाते हो तो आपका तो सर वहाँ पे हवा भी नहीं लगेगी एग्जाम के अंदर, तो अगर मॉक टेस्ट फिर यही कहते रहेंगे कि मुझे टाइम कम मिला है। हाँ सर वो ये इसलिए कहते हैं कि वो क्या सिलेबस के चक्कर में थे कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं, और सर सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अच्छा यार दिनेश, एक बात हो रहा है, अब आपकी बात को बहुत बच्चे सुनेंगे, कोई यूट्यूब पे देखेगा, कोई इसका शॉर्ट्स बना के इंस्टा पे भी डाल सकता है, फेसबुक पे भी डाल सकता है, तो आपकी जो डेली पढ़ने का रूटीन था वो क्या था, वो जानना। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो सिलेक्टेड को सुनना सर मेरा बहुत, ये मैं बताना चाहूँगा, मेरा शेड्यूल मैं भी कहता हूँ कि लोगों की मतलब इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। मैं जब लाइब्रेरी, मेरे को फिक्स था कि मैं इस साल में ही निकालना है, तो सर मैं सुबह 7 या 7:30 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता था, या तो मैं बाइक लेके जाता था या बस से जाता था, कभी बाइक या कभी बस से। 7:30 से 8 बजे के बीच में लाइब्रेरी पहुँच जाता। कितनी दूर थी घर से? 10-12 किलोमीटर थी सर, डीडवाना में थी लाइब्रेरी। तो मैं क्या सर 8 बजे तो फिक्स था कि लाइब्रेरी के अंदर इंटर हो जाता। एक तो मेरा ये था कि मैं अपने आस पड़ोस वाले से कभी किसी से बात नहीं करता था, चाहे मेरे बगल में कोई बैठा हो, मेरे को सब ऐसे समझते थे कि बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड, पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन लाइब्रेरी जा रहे हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी फ्रेंड सर्कल, मैं इसलिए इनको दूर रखता था कि जैसे मान लो मेरा कोई फ्रेंड बन गया लाइब्रेरी में, तो मुझे किसी टाइम में पढ़ रहा हूँ और मुझे बोलेगा अपन चाय पीने चलते, फिर उसके साथ जाना भी पड़ेगा, तो मैं क्या 0 फ्रेंड सर्किल था मेरा लाइब्रेरी के अंदर। मैं 8 बजे एंटर करता था, पहली मेरी जो चाय होती 10:26 में, 99% टाइम सर बता रहा हूँ मैं 10:26 पे ही चाय पीता था मैं। क्या आपको लगता है कि पढ़ने का माध्यम और पढ़ने की जगह की लाइब्रेरी अच्छी है? लाइब्रेरी सर बहुत बेस्ट है, बस लाइब्रेरी में आपकी फ्रेंड सर्किल 0 रहना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड सर्किल हो गया तो फिर चाहे आप कहीं पे रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर सर मैं 10:26 तक पढ़ाई करता था कंटिन्यू, उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था, मैं नीचे जाता था चाय पीने, 10:26 से लेकर 10:36-37 तक मैं अंदर वापस आ जाता था। उसके बाद सर मेरा शेड्यूल था कि 12:50, 12:51 जो मिनट उस तक मैं ना अपने टेबल पे पढ़ता था, उसके बाद मैं खाना खाने चले जाता था, फिर 1:10 या 11 मिनट के अंदर वापस आ जाता था,
फिर सर मैं 2:26 तक फिर पढ़ता था। मेरा मतलब ये मुझे याद था कि मैं 365 दिन मैंने सेम शेड्यूल फॉलो किया है। मैं 10 मिनट का ही ब्रेक लेता था, फिर चाय 2:26 के बाद फिर चाय पीने जाता था, उसके बाद वापस 10 मिनट के बाद अंदर आ जाता था, और शाम को जब 4:30-5 बजे मैं जाता था चाय पीने, तब मैं चाय के साथ बिस्किट खाता था कि हाँ थोड़ी एनर्जी बनी रहे। और फिर 4 चाय पीते थे आप? 4 चाय तो मैं 5 भी पी लेता था, एक घर से पी के आता था, 4 लाइब्रेरी में पी लेता था। लेकिन मेरा ये था कि मैं टोटल 50 मिनट का ही ब्रेक लेता था, 10-10 मिनट का ही। तो अब आपका सिलेक्शन हो गया, माता पिता खुश हैं, शादी हो गई आपकी? हाँ सर, मेरी शादी अभी जो अपना फाइनल में एग्जाम हुआ था उससे 30 दिन पहले, मतलब बाद में हुई थी, और रिजल्ट जो आया था वो शादी के 30 दिन पहले आया था। तो आपके घर में तो स्वयं लक्ष्मी जी आई है, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल सर, हम बहुत ज़्यादा, देखो तैयारी तो आप पहले भी कर रहे थे। तैयारी तो मैं सर पहले भी कर रहा था। आपका नंबर नहीं आया, लेकिन वो आपके घर में बहुत लकी है सर, मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। मेरी लाइफ में आई बहुत ही ज़्यादा लकी, बहुत ही ज़्यादा लकी है। पहले इनके घर में आ जाती तो पहले इनका सिलेक्शन हो जाता। यस सर। तो दिनेश, आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो अब नई वैकेंसी आने वाला, सीजीएल का कैलेंडर आने वाला है, थोड़ा लेट हुआ, अब शायद कोई मतलब जो कैलेंडर है वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो नोटिफिकेशन अब तक आ जाता, सीजीएल का नहीं आ पाया, थोड़ा लेट है, कुछ बच्चे अभी जागेंगे, तैयारी करनी है। सर मेरा ऐसा मानना है, पिछली बार जब मैं फेल हुआ था सीजीएल में, तो मैं मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उसके जस्ट अगले दिन मैं लाइब्रेरी पहुंच गया था। मतलब एक तो ये है कि एसएससी वाले कैंडिडेट्स को तो ये वेट करना ही नहीं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि ये तो बहुत लिमिटेड टाइम में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब भी मतलब ऐसा वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं उतनी अभी कीजिए, क्योंकि बाद में एग्जाम के बीच में टाइम मिलेगा नहीं। और सर एसएससी सीजीएल की मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं कई दोस्त हैं जो 3-4 साल से सिलेक्ट नहीं हो पाए, कि इसमें आपको इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं मिलता। जैसे 22 में के अंदर एग्जाम हो गया था, 22 के एंड में एक और एग्जाम हो गया था, तो सर जो प्री और मेन के बीच का जो टाइम है वो 90 दिन के लगभग रहता है। तो अपन को अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं लगता, उससे पहले मेंस हो जाता है। इस बार थोड़ा लेट हो रहा है, बाकी ऐसा है कि मतलब जल्दी एग्जाम हो जाए तो अपन को तो तैयारी अपन को पहले से बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि अपन अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर तैयारी हो ही नहीं पाएगी वो। दिनेश भाई, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सर पुलिस में हेड कांस्टेबल है। अच्छा, तो पापा का पूरा सपोर्ट रहा होगा? सर मेरे को पापा का पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि हाँ तैयारी करते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। घर में आप कितने भाई बहन हो? सर मैं एक भाई हूँ और 2 बहनें हैं, दोनों की, हाँ दोनों की शादी हो चुकी। और सर जो मेरी बड़ी बहन और जीजा जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा, वो मुझे कहते थे कि हाँ मतलब पॉजिटिव कि हाँ आप तैयारी करो, आराम से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई अपनी सफलता का श्रेय किसी न किसी को देना चाहता है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय मतलब पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वो मुझे अपना ATM दे के रखते थे। और सर मम्मी ने कौन सा मना किया था? नहीं, मम्मी ने तो मना नहीं, मम्मी फिर भी कहती थी कि आप जल्दी जॉब लगो, चाहे कोई सी लगो, लेकिन पापा का एक ही टारगेट था कि आपको सीजीएल के अंदर ही लग जाना है। और सर मैं एक कहानी थोड़ी सी बताना चाहूँगा। मतलब मेरे पापा ने मुझे ATM दे रखा था, तो मैं पैसे के लिए कभी पूछता नहीं था, और पापा ने मुझे कभी नहीं पूछा कि भाई इतने पैसे कहाँ खर्च किए। तो सर मैं जब भी ATM से पैसे निकालता था, मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि पापा मना करे पहले मैं एक बार है ना जॉब लग जाऊँ, ताकि ये बात यहीं पे रह जाए। और सर मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया और वो बात वहीं पे रह गई। अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो नए बच्चे आपकी इस बात को देखेंगे, सुनेंगे, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी है यार कि घर में शादी हुई, लक्ष्मी आई, जॉब लग गई, ऐसा तुम लोग मत सोचना कि शादी करेंगे पहले तभी जॉब लगेगी। ये एक थोड़ा सा लक था कि भाई की शादी हुई और तुरंत जॉब लग गई। तो अब आप उनको क्या कहना चाहोगे जो न्यू कैंडिडेट हैं, इसमें नए बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें? सर सबसे पहले कि उनको पूरा सिलेबस पढ़ना है। मेरा तो एक ही सजेशन है कि सबसे पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। और सर मेरा मानना है कि आप यूट्यूब की बजाय एक कोई सा भी पेड, जैसे अड्डा का है 247 का जो पूरा पेड कोर्स है, एक बार कंप्लीट सब्जेक्ट का पेड कोर्स ले लो। उसके बाद में क्या होगा कि पेड कोर्स से आपको ये रहेगा कि हाँ ऐसे यूट्यूब पे आप कभी लाइव क्लास नहीं भी आए ना, तो ऐसे सोचेंगे कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। लेकिन अगर आपने पेड किया ना किसी चीज़ के लिए, तो आपके मन में रहेगा यार मेरा पैसा लगा हुआ वहाँ पे, तो आप एक प्रॉपर रूटीन के अंदर तैयारी करेंगे। और प्रॉपर रूटीन और कंसिस्टेंसी रहेगी ना, तो सर वो पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। सिलेबस जब 60 से 70% हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फिर मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। सर दिनेश, आप इस समय सीजीएल में सेलेक्टेड हो चुके हैं, आपकी PSA में आपको पोस्ट मिली है, बहुत जल्दी में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। आपने थोड़ी देर पहले ये मेरी एक क्लास का जिक्र किया था हिस्ट्री का, वो किसी ने आपको सजेस्ट किया था या आपने डायरेक्ट? सर मैंने डायरेक्ट ही मैं GK GS की जो क्लासेस देख रहा था कि भाई सीजीएल के लिए कौन सी, तो उसमें वो आपकी दिखाई दी थी। तो फिर मैंने क्या उसको एक बार सर्च किया, फिर मैंने पता भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट मतलब देखा, फिर मैंने देखा कि सर के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में मतलब जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेट है। फिर मैंने पूरे जो 7, मुझे अभी भी याद है कि जो आपकी जो पहली ट्रिक थी जीके तो सरल लगता है, जो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, हाँ ये वाला जो ये वाले थे, और अकबर वाले में भी आपकी एक पूरी ट्रिक थी, बहु आजा शाम हो आई,
से पहले। हाँ, ये वाली सारी जो ये सारी ट्रिक से तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया कि हाँ सर, और सर आप बीच बीच में थोड़ा औरंगजेब को और इनको भी थोड़ा ऐसा करते रहते तो कि हाँ कि इस तरह, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। उसके बाद मैंने वो पूरी 71 क्लासें ली, उनको 2 बार देखा मैंने, एक बार नहीं 2 बार देखा, तो मुझे वो लगभग चीज़ें तो याद होगी। उसके बाद मैंने उसका एक बार नोट्स बना लिया और उसी को बार बार रिवाइज किया। सर वो क्लासें इतनी ज़्यादा हेल्प हुई कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अभी कोई अगर नया बंदा अगर जीएस की तैयारी के लिए, मैं कह रहा हूँ अभी भी उन क्लासों को अगर रेगुलर ले, 2 बार उनको देख ले और अगर उनको एक बार नोट्स बना के, तो उसको वापस इन हिस्ट्री वगैरह ये जो भी क्लास है इनको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका जीके की तरफ। और यही जरूरी है, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप है, आप लोगों का रुझान उधर है, तो ये आप और सर एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो अभी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सबसे ज़्यादा समस्या वो जीके में आ रही है, लेकिन मेरी जो समस्या दूर हुई वो आपकी उस क्लासेस से हुई। थैंक यू सो मच यार, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सर एक आपकी स्टैटिक जीके की बुक भी है मार्केट के अंदर। हाँ है सर, जो मैंने बाद में रिव्यू में देखा था कि बहुत सारी बुक्स है जो 50-60 हज़ार बुक 6 महीने के अंदर चली गई। तो वो भी मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। जब मैंने खुद ने जब यूट्यूब से इतना कुछ सीख लिया, तो सर की तो बुक है, उसको भी आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। पूरी पढ़ी थी वो बुक? मैंने सर थोड़ी देखी थी क्योंकि मेरे को टाइम कम मिला था। मैंने पहले आपकी क्लास से पूरी ली थी रेगुलर। अच्छा, तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, भाई सेलेक्टेड है, तो यार वो स्टैटिक जीके की किताब को आप जरूर पढ़िएगा। ये मैंने ही आपसे बोल रहा हूँ, और ना ही ऐसा मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं भाई को आज से पहले जानता भी नहीं था। हाँ, मैं क्या इस बात को वेरीफाई करेंगे? सर मैं फर्स्ट टाइम ही आपको मिला हूँ, और मुझे ये पता, बस मुझे आपके डायलॉग्स याद थे, आपकी जो ट्रिक्स है वो याद थी, और मैंने जब आपको आज सुबह पहले देखा, मैंने कहा यही पवन सर है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब जिनसे आप अपन पहले ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी जानते नहीं हैं, उनसे बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ पे आके जो इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया लगा सर। तो थैंक यू सो मच दोस्त, आप यहाँ पे आए, आपने कीमती समय दिया, आपको प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम। तो दोस्तों इस सिलेक्शन की पाठशाला को आज यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे आपको नए सेशन में, नए अवतार में, नई क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।